हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से जनरल एंट्री के स्पेशल ट्रांजैक्शन पार्ट 4 में। और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला तो है परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और दूसरा है डेप्रिसिएशन। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स? तो सबसे पहले तो इसी पर बात की जाएगी कि फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स आर ड्यूरेबल रिसोर्सेज हेल्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं और ड्यूरेबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी लंबे समय तक रखे जाने वाले रिसोर्सेज होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसेंशियल फॉर ए कंपनीज ऑपरेशन, जो कंपनी की एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल इनकम्पासेस प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज एसेट्स आर नॉट इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। कुछ एक एग्जाम्पल है यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट है, लैंड है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इन एसेट्स की एक खासियत ये होती है कि इनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। रैशनल फॉर लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स। तो अब ये लॉजिक क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स को रखने का? आइए उसको भी देख लेते हैं। बिजनेस अक्वायर फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स टू सपोर्ट ऑपरेशंस। तो पहली चीज जो फिक्स एसेट्स को इंपॉर्टेंट बनाती है, या जो पहला इसका लॉजिक है, वो ये है कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, यानी जो मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, उसको ये सपोर्ट करते हैं। अगर कपड़े बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसके लिए मशीन ज़रूरी होगा, तो उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट हो गया। ठीक है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ये क्या है? प्रोडक्शन के कैपेसिटी को बढ़ाती है। एंड जनरेट रेवेन्यू ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और इसके वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है बिजनेस को एक लंबे समय तक। दीज एसेट्स फैसिलिटेट इफिशिएंट प्रोसेस, है ना। इन एसेट्स की वजह से काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। कंट्रीब्यूट ग्रोथ, बिजनेस को ये बढ़ाते भी हैं। एंड मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस, और ये बिजनेस को उनके कॉम्पिटिटर से आगे रखते हैं। इंश्योरिंग सस्टेन्ड वैल्यू एंड ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, और इस वजह से क्या होता है? बिजनेस की वैल्यू अच्छी रहती है और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी रहती है, यानी प्रोडक्शन में कोई बाधा नहीं आती है। जो ऑपरेशन है, जो एक्टिविटीज है बिजनेस की, वो चलती रहती है। तो हमने देखा कि फिक्स एसेट्स क्या है और फिक्स एसेट्स को बिजनेस में रखने का लॉजिक क्या है, उसको भी देखा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं एक एक करके। तो पहला है कि परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस फॉर 8 लाख। 8 लाख रुपए में बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में देख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि पर्सनल अकाउंट है। चूंकि हैवी वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए मैंने कैश नहीं लिया है। हैवी वैल्यू जहाँ पर भी होगी वहाँ पर बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही होंगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। ठीक है। अब तो फोन पे आ जाने की वजह से छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होने लगे हैं। ठीक है। तो दो अकाउंट हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो मशीनरी अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट है, क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में एसेट्स आया है, मशीनरी आई है, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। और मशीनरी का पेमेंट किसने किया है? मशीनरी जो खरीदी गई है उसका पेमेंट किसने किया है? बैंक ने किया है, बैंक गिवर है यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पर गिवर है, पैसे उसी ने दिए हैं, इसलिए बैंक का खाता क्रेडिट किया गया। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। इसी को अब हम लोग मॉडर्न मेथड में देख लेते हैं। तो दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। मशीनरी अकाउंट, जो कि एसेट्स का अकाउंट है। बैंक अकाउंट, वो भी एसेट्स का अकाउंट है। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट यानी एसेट्स का अकाउंट बढ़ा है, इसलिए मशीनरी का अकाउंट डेबिट किया गया। बैंक ने पैसे दे दिए हैं, तो बैंक बैलेंस घट गया, यानी एसेट्स घट गए हैं, बैंक का बैलेंस घट गया है, बैंक अकाउंट घटा है। तो मॉडर्न रूल में एसेट्स के घटने पर उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए बैंक को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस। ठीक है। तो आई होप ये जनरल एंट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी होगी आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी समझने में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे जाते हैं, उनके साथ कुछ जुड़े हुए खर्चे रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ब्रोकरेज यानी दलाली दी गई, उसके लाने का भाड़ा,
या उसके इंस्टॉलेशन का खर्च, ठीक है। तो ये सारे खर्चे उस लॉन्ग टर्म एसेट से ही जुड़े हुए होते हैं। तो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। एसोसिएटेड एक्सपेंसेस ऑन फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स इंक्लूड एक्विजिशन कॉस्ट लाइक परचेज प्राइस, है ना। तो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। परचेज प्राइस इंक्लूड हो जाता है, इंस्टॉलेशन फीस, अगर इंस्टॉल करने का कोई अलग से फी लिया गया है तो वो फी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। एनी एक्सपेंडिचर टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, या किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर जिससे वो एसेट्स काम करने लगे, वो एसेट्स फंक्शनल हो जाए, ठीक है। These expenses enhance the asset's functionality and contributes to its operational readiness. और ये एक्सपेंसेस क्या करते हैं, एसेट्स के फंक्शनलिटी यानी उसके फंक्शन को बढ़ा देते हैं और ऑपरेशन के लिए रेडी कर देते हैं, यानी उस संपत्ति को फंक्शन करने के लिए रेडी कर देते हैं। जैसे आप मशीन लेकर के आए लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉलेशन का खर्च नहीं होगा तो वो मशीन बेकार पड़ी हुई रहेगी, ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है कि एक यहाँ पर दिक्कत आती है कि 10 लाख रुपए की मशीन लाई गई, अब उसमें 10,000 रुपया का भाड़ा लगा। अब इस भाड़े को क्या किया जाए, एसेट्स के साथ जोड़ दिया जाए, मशीन के साथ जोड़ दिया जाए, या इसको नॉर्मल खर्चे के रूप में देखा जाए। तो इसका उपाय ये निकाला गया कि इसको मशीन के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मशीन अगर 10 साल तक रहेगी तो वो खर्च भी 10 साल का ही है, भले ही वो खर्च चाहे जितना भी हो। तो इसलिए उस खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया जाता है ताकि 10 साल के खर्चे का बोझ किसी एक साल पर ना पड़े। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि अगर 10 लाख की मशीन लाई गई, उस पर 50,000 रुपया लाने का भाड़ा आया, ठीक है, मान लेते हैं कि फॉरेन से आया था। तो अब इस 50,000 का क्या किया जाए, मशीन 10 साल तक चलने वाली है, तो इस 50,000 के भाड़े को आप ये कर सकते हैं कि किसी साल के इनकम में से घटा सकते हैं। लेकिन ये 50,000 किसी एक साल का खर्चा तो नहीं है, मशीन 10 साल तक चलेगी तो ये 10 साल का खर्चा है 50,000, तो उसको किसी एक साल के इनकम से क्यों माइनस किया जाए, ठीक है। तो एक साल से माइनस नहीं किया जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसी एसेट्स की वैल्यू के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वही यहां पर कहता है कि दीज एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज टू रिफ्लेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन टू एनहेंसिंग द लॉन्ग टर्म एसेट्स वैल्यू और एक्सटेंडिंग इट्स यूजफुल लाइफ। और इन एक्सपेंसेस जो भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस है फिक्स एसेट से रिलेटेड, उनको इसलिए कैपिटलाइज कर दिया जाता है क्योंकि वो एसेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसके लाइफ को भी बढ़ा देते हैं। कैपिटलाइजेशन अलाइन कॉस्ट विद द एसेट्स फ्यूचर बेनिफिट रेदर देन एक्सपेंसिंग देम इमीडिएटली, इंश्योरिंग एक्यूरेट एसेट्स वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये बात वही है जो अभी मैं कह रहा था कि खर्चे 10 साल से रिलेटेड हैं, तो उसको एक साल का खर्चा क्यों माना जाए, इसलिए उसको एक साल में ना घटा करके मशीन के या लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि वो धीरे 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 करके जैसे जैसे संपत्ति की लाइफ कम होती जाएगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे उसकी भी वैल्यू कम होती जाए। अभी हम लोग आगे इसको बहुत प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो अगर अभी आप थोड़ा सा कुछ बोझ महसूस कर रहे हो कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको वो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि फ्रेट ऑफ 40,000 पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी इन द फैक्ट्री। क्या है कि भाड़ा दिया गया मशीन को फैक्ट्री में लाने का। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि ये फ्रेट क्या है, भाड़ा है, तो भाड़े को क्या एक साल के इनकम में से माइनस कर दिया जाए, नहीं, एक साल के इनकम से कैसे माइनस कीजिएगा, क्योंकि ये खर्च एक साल से रिलेटेड नहीं है। ये तो हो सकता है कि 10 साल 15-20 साल जितना भी मशीन का लाइफ होगा उतने साल से, तो इसको मशीन के साथ ही जोड़ना बेहतर होगा। इसलिए मशीन का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन में और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस खर्च को भी माना जाएगा कि संपत्ति आई है, ठीक है। इसलिए मशीन का अकाउंट 40,000 से डेबिट किया जाएगा एज पर रियल अकाउंट रूल, और देने वाला बैंक है तो गिवर का खाता क्रेडिट किया जाएगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी इन द फैक्ट्री, ठीक है। मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देख लें तो मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, किसके वजह से,
भाड़े के वजह से, क्योंकि इस भाड़े को, ये जो 40,000 रुपये का भाड़ा दिया गया है, उसको हम लोग मशीन के कॉस्ट में ही जोड़ने वाले हैं। तो मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एसेट्स का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो गया दूसरा। तो मॉडर्न मेथड में एसेट्स के बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसलिए मशीनरी का खाता डेबिट किया गया। और बैंक ने पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस घट गया, एसेट्स घट गया, इसलिए बैंक के खाते को क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिख दिया जाएगा, बीइंग फ्रेट पेड फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी इन द फैक्ट्री। ठीक है, एक और खर्च यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। देखिए, 70,000 इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन द फैक्ट्री। मशीन लाया गया, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए 70,000 रुपये और खर्च हो गए मशीन पर। तो ये भी मशीन के कॉस्ट का ही पार्ट हो जाएगा, मशीन की वैल्यू ये बढ़ाएगा। तो मशीन का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और बैंक का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मशीनरी बिजनेस में आया रियल अकाउंट, इसलिए मशीनरी का खाता डेबिट किया गया। और इस पेमेंट को करने वाला बैंक है, इसलिए बैंक गिवर का खाता हो गया। क्रेडिट द गिवर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैंक के खाते को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर नरेशन लिख दी गई, बीइंग 70,000 इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, इसी को अब अगर हम लोग मॉडर्न मेथड में देख लें तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मशीन का खाता इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि एसेट्स का खाता है। और बैंक बैलेंस यहाँ पर घट रहा है जो कि अगेन एक एसेट्स है, तो एसेट्स के बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, तो मशीनरी का खाता डेबिट किया गया। और बैंक का खाता एसेट्स का खाता है, घट रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन वही रहेगा जो ट्रेडिशनल मेथड में थी। तो ये था एसेट्स के खरीदने और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री। आई होप कि इसमें जो कन्फ्यूज़न आपका होगा वो दूर हो गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइनल कॉस्ट मशीन की कितनी आ गई। मशीनरी की फाइनल कॉस्ट 8,40,000, 70,000 इक्वल टू 9,10,000। तो इस तरीके से मशीनरी की फाइनल कॉस्ट अराइव होगी, डिसाइड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जहां पर एसेट्स होता है, संपत्ति होती है, वहां पर डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन क्या है उसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, एब्सोलिसेंस और यूसेज। डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में आने वाली कमी उसके टूट फूट या यूज के वजह से या उसके ऑब्सोलिसेंस के वजह से, यानी वो आउटडेटेड हो जाने की वजह से। इट रिफ्लेक्ट द रिडक्शन इन एन एसेट्स वर्थ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज क्रूशियल इन एलोकेटिंग कॉस्ट ओवर इज यूजफुल लाइफ। तो डिप्रिसिएशन क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन को ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हिसाब किताब बनाए जाते हैं उसमें इसको दिखाता है। एंड इज क्रूशियल इन एलोकेटिंग कॉस्ट ओवर इज यूजफुल लाइफ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट को अलोकेट करने में, यानी जो कॉस्ट है उसका बंटवारा करने में, इसके पूरी लाइफ में, पूरे जीवन काल में। अभी और आपको क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है और डिमोटिवेट होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रैशनल फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे रैशनल क्या है, आखिर डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एलोकेट्स एन एसेट्स कॉस्ट ओवर इज यूजफुल लाइफ। तो सबसे पहला जो लॉजिक है उसका ये है कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक एसेट्स के कॉस्ट को पूरे लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी अगर कोई मशीन 10 लाख की है और उसकी लाइफ 10 साल की है, तो हर एक साल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन पूरे यूजफुल लाइफ में इस कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन को बांटता है 10 सालों में। ठीक है, मैचिंग एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू जनरेशन, और ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करता है। कैसे मैच करता है, अगर आप 10 लाख की मशीन लेकर के आते हैं तो क्या 10 लाख को एक ही साल में आप एक्सपेंसेस मान लेंगे, नहीं, क्योंकि उस साल जितनी उसकी वैल्यू में कमी आएगी उस संपत्ति की, वही उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है कि जितनी वैल्यू घटी किसी भी एसेट्स की एक साल में, वही उस एसेट्स की कॉस्ट होगी, वही
उस साल के इनकम से माइनस किया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा मशीन का कॉस्ट। इट रिफ्लेक्ट द वेयर एंड टेयर एंड एब्सोलेंस इंश्योरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये क्या दिखाता है कि वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट मशीन में कितनी हुई है, और एब्सोल्यूसेंस यानी टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना, इंश्योरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and enabling business to ascertain the profitability and asset replacement planning। और इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी होती है। आप 10 साल के खर्चे को अगर एक साल में ही माइनस कर देते हो तो रिपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल वो गड़बड़ हो जाएगी। और बिजनेस ये डिसाइड कर पाता है कि मेरे एसेट्स की वैल्यू में कितनी कमी आ रही है, ताकि उसके रिप्लेसमेंट की प्लानिंग की जा सके कि इसकी 10 साल लाइफ है, तो अब 5 साल हो चुके हैं, इतनी वैल्यू इसकी घट चुकी है, अब हम लोग को अगले 5 सालों में इस मशीन को रिप्लेस करने की व्यवस्था करनी है। ठीक है, ये इसका लॉजिक हो गया। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज ऑन मशीनरी ऑफ 9,10,000। जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, 8 लाख की मशीन थी, 40,000 का भाड़ा था और 70,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, उसी को मिला करके 9,10,000 की मशीनरी की कॉस्ट हुई। उसी को हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाने के लिए लिया है कि उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो डेप्रिसिएशन जब लगाई जाती है किसी भी एसेट्स पर, यहाँ पर वो एसेट्स मशीनरी है, तो कौन कौन से खाते इन्वॉल्व होते हैं देखिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि नॉर्मल अकाउंट है, ये खर्च है, मशीनरी यूज की जाएगी तो उसमें टूट फूट होगा, उसकी लाइफ कम होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी इस वजह से, और जो वैल्यू कम होगी वो खर्च होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट। और मशीनरी की वैल्यू घट जाएगी जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो मशीनरी का खाता यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में खर्च है और मशीनरी रियल अकाउंट क्या है, एसेट है। तो नॉमिनल अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है 91,000 से 10% ऑफ 9,10,000। ठीक है, और जब मशीनरी बिजनेस में आई थी तो उसको डेबिट किया गया था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग अब मशीन की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि 91,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है 9,10,000 पर। तो 9,10,000 में से 91,000 माइनस हो जाएंगे, यानी उतनी की मशीनरी चली जाएगी। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर मशीन जा रही है 91,000 से, इसलिए मशीनरी के खाते को क्रेडिट किया गया है 91,000 से। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। इसी को मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देखें तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, मशीनरी क्या है, एसेट्स है। तो एक्सपेंसेस जब मॉडर्न मेथड में बढ़ते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। और मशीनरी क्या है, एसेट्स है, 91,000 से इसकी वैल्यू घट रही है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है। और जब एसेट्स की वैल्यू घटती है तो मॉडर्न मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग लगा दिए और उसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो आई होप कि यहाँ पर दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स और दूसरा डेप्रिसिएशन का। मैंने और कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डाले, ताकि इस वीडियो में मैं दो ही चीज़ें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उन्हीं को बताऊं आपको, और कोशिश करूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकूं। आई होप आपने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग गेन की होगी। जो पहले आप कन्फ्यूज़न में रहते थे वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जर्नल एंट्री के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।